चलिए, आप लोग ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का ये जो तीसरा पार्ट है चैप्टर जैव प्रक्रम में परिवहन, कल आपने लाइव एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्यान सुना। आज उसी का रिकॉर्डेड जो वीडियो या क्लास है, आज उसको आप लिखेंगे। अब ऐसे ही हो सकता है कि लेक्चर आपका दिया जाए लाइव और जो उसकी लिखाने का कार्यक्रम किया जाए, इस तरह रिकॉर्डेड क्लास की जाएगी। तो चलिए, जैसा कि आपके चैप्टर का नाम ही जैव प्रक्रम का पार्ट 3 परिवहन है, तो सबसे पहला हेडिंग आप डाल लीजिए परिवहन। यानी परिवहन है क्या, परिवहन किसे कहते हैं, डाल लीजिए सभी। हेडिंग डालिए सभी और लिखिए लिखिए विभिन्न पदार्थों का विभिन्न पदार्थों का विभिन्न पदार्थों का विभिन्न जैव क्रियाओं विभिन्न जैव क्रियाओं विभिन्न जैव क्रियाओं के उत्पादों एवं अन्य पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरण परिवहन कहलाती है। सिंपल सी बात है। अगर आप इसको और भी शॉर्टकट में इंडिकेट करना चाहते हो तो आप सीधे कह सकते थे कि विभिन्न पदार्थों का स्थानांतरण परिवहन कहलाती है। लेकिन इसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया गया कि विभिन्न पदार्थों का और साथ ही साथ आपके शरीर में जो भी कुछ जैविक क्रियाएं होती है उससे भी जो बनने वाली कुछ अदर आंतरिक या बाह्य एलिमेंट जो होते हैं उसके अर्थात उनके उत्पादों का और साथ ही साथ अन्य पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? परिवहन। ये हो गया परिवहन। अब डालेंगे अगली हेडिंग। अच्छा, परिवहन को दूसरे शब्दों में हम परिसंचरण भी कर सकते हैं। तो आप डालिए अगली हेडिंग परिसंचरण तंत्र। लिखिए अगली हेडिंग डालिए परिसंचरण तंत्र। लिखिए जटिल प्राणियों के शरीर में
जटिल प्राणियों के शरीर में, जटिल प्राणियों के शरीर में विभिन्न पदार्थों का, विभिन्न पदार्थों का विभिन्न पदार्थों का आवागमन आवागमन या बोले तो परिवहन, ब्रैकेट्स में लिख दीजिए, परिवहन परिवहन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और इसे सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए, और इसे सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए शरीर में एक विशेष तंत्र उपस्थित होता है। शरीर में एक विशेष तंत्र उपस्थित होता है, एक विशेष तंत्र उपस्थित होता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यह हो गई आपकी हेडिंग दूसरी, परिसंचरण तंत्र की। अब डाल लीजिए परिसंचरण तंत्र के प्रकार। परिसंचरण तंत्र के प्रकार, ये हेडिंग डालेंगे सभी। ये परिसंचरण तंत्र दो प्रकार की होती है। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार की होती है। डैश मार के छोड़िए और लिखिए पहला नंबर, खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला परिसंचरण तंत्र, ये भी एक तरह से हेडिंग ही मान के चलिए। अब लिखिए इसमें, यह तंत्र यह परिसंचरण तंत्र, या बोलो तंत्र, ऊतक एवं रुधिर, ऊतक
एवं रुधिर, ऊतक एवं रुधिर से भरे असममित पात्रों का बना होता है। बना होता है, असममित पात्रों का बना होता है। इसमें केशिका, जिसमें केशिका यानी कैपिलरी जैसी, उसमें केशिका जैसी नलिकाएं अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ऊतकों की कोशिकाएं, ऊतकों की कोशिकाएं ऊतकों की कोशिकाएं सदैव रुधिर जैसे संवाहक, रुधिर जैसे संवाहक पदार्थ, संवाहक यानी साथ ले जाने वाले पदार्थ सीधे संपर्क में रहती है। सीधे संपर्क में रहती है। चलिए देखते हैं उदाहरण स्वरूप जो खुला परिसंचरण तंत्र जिनमें पाया जाता है उनके कुछ उदाहरण इंडिकेट कर देते हैं। जैसे लिखिए उदाहरण, उदाहरण के रूप में लिख लीजिए अधिकांश आर्थ्रोपोडा, मानी ज्यादा से ज्यादा ये जो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में, अधिकांश आर्थ्रोपोडा जिसके अंतर्गत जो होते हैं इंसेक्ट आते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह, कीट पतंगा। आप साथ में एक लिख लीजिए। इसके अलावा कुछ मोलस्का में भी आते हैं, कुछ मोलस्का संघ में ये तंत्र पाया जाता है। मोलस्का और साथ ही साथ सिफेलोपोड्स,
फोर्स, साथ ही साथ सिफेरो फोर्स ये इसके अंतर्गत आता है। इस तरीके से ये खुला परिसंचरण तंत्र यहां समाप्त होता है। अब आप दूसरी नंबर डाल के लिखेंगे, हाँ, परिसंचरण तंत्र का दूसरा पार्ट लिखेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। लिखिए बंद परिसंचरण तंत्र। लिखिए दूसरा नंबर डालिए, लिखिए सभी। लिख रहे हो, बात कर रहे हो आप? लिख चुके हैं। इस परिसंचरण तंत्र में रुधिर, इस तंत्र में रुधिर सदैव निश्चित वाहिनियों में बहती है, सदैव निश्चित वाहिनियों में बहती है, वाहिनियों में बहती है तथा शरीर के ऊतकों के साथ, तथा शरीर के ऊतकों के साथ, शरीर के ऊतकों के साथ सीधे संपर्क में नहीं रहती, सीधे संपर्क में नहीं आती है। शारीरिक ऊतकों में रुधिर पहुंचाने का, शारीरिक ऊतकों में रुधिर पहुंचाने का रुधिर पहुंचाने का यह सबसे उपयुक्त तरीका है, यह सबसे उपयुक्त तरीका है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ऊतकों के स्तर पर, ऊतकों के स्तर पर बहुत महीन केशिकाएं पाई जाती है, बहुत महीन केशिकाएं पाई जाती है। जैसे उदाहरण स्वरूप लिख सकते हैं, ये बंद परिसंचरण तंत्र किन किन संघ के जंतुओं में या किसमें पाई जाती है उसको लिख लीजिए। एनेलिडा, एनेलिडा संघ के प्राणी जैसे कि केचुआ,
जैसे कि केचुआ लिख लीजिए, और साथ ही साथ कार्डेटा संघ, कार्डेटा, जिसके अंतर्गत हम आप भी उसमें आते हैं, जैसे कि मानव और कुछ जीव जंतु प्राणी जैसे कि खरगोश वगैरह। ठीक है, आदि लिख दीजिए। ये कंप्लीट होता है। दूसरा नंबर भी चलिए, अब अगली हेडिंग डालते हैं, परिसंचरण तंत्र की संरचना। परिसंचरण तंत्र की संरचना, यानी परिसंचरण तंत्र जो है ये किन किन अंगों से मिलकर के एक पूरा तंत्र के रूप में तैयार है या बना है। ठीक है, ये हेडिंग डाल लीजिए सभी और लिखिए, मानव के रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत, मानव के रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रुधिर रुधिर हृदय तथा रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां आते हैं। रुधिर वाहिनियां आते हैं। ये हो गए इसके बॉडी पार्ट। अब इसके में थोड़ा सा एक टॉपिक लिख लेते हैं जो वैकल्पिक में आने वाले हैं कि मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज, मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज सन 1628 ईस्वी में, सन 1628 ईस्वी में डॉक्टर विलियम हार्वे, डॉक्टर विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, ये वैकल्पिक प्रश्न बनने लायक है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की और कब की। विकल्पी टाइप में बनने वाला इतना टॉपिक ये, ठीक है ना। अब इससे पहले आपने हेडिंग में लिखा कि परिसंचरण तंत्र की संरचना, तो आपने क्या लिखा कि मानव के रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियां, और इनसे मिलकर के ये एक पूरा तंत्र बनता है।
तो अब हम चलते हैं इन तंत्रों को अलग अलग एक्सप्लेन करने, व्याख्या करने, जिससे कि इसके अंतर्गत क्या आते हैं, कौन कौन से इसके भाग होते हैं, रुधिर क्या है, रुधिर में कौन कौन सी कणिकाएं पाई जाती, तमाम तमाम ऐसे हृदय देखेंगे और रुधिर वाहिनियां। तो चलिए चलिए परिसंचरण तंत्र की संरचना के अंतर्गत आपको बताया गया रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियां, तो उनको एक तरफ से एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रुधिर, और रुधिर के विषय में आप एक्सप्लेन रूप में, व्याख्यायित रूप में देखिए क्या है रुधिर। ब्लड इसको बोलते हैं, इंग्लिश में आपको पता है ना, रक्त, खून, ये पर्याय है इसके। लिखिए रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के, जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जनन स्तर से होती है। मध्य जनन स्तर से होती है। मध्य जनन स्तर से होती है। यह जल से, यह जल से यह जल से भारी, यह जल से भारी जल से भारी होता है, जिसका घनत्व डेंसिटी 1.04 से 1.07 होता है। यह एक चिपचिपा यह एक चिपचिपा अर्थात जल से 4.5 से 5.5 गुना, 4.5 से 5.5 गुना श्यानता वाला, स्वाद में नमकीन,
स्वाद में नमकीन, हल्का क्षारी, हल्का क्षारी, यानी लगभग इसका पीएच मान आप बोले तो वो 7.3 से 7.5, और सॉलिड बोलना है तो आप 7.4 बोलेंगे। तथा अपारदर्शी, पदार्थ, ये हो गई कुछ इसकी बेसिक नॉलेज। लाइन चेंज करके एक लाइन दो लाइन और लिख लेंगे। मानव शरीर में इसकी मात्रा मानव शरीर में इसकी मात्रा शरीर के भार का, शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। 7 से 8% होती है। एक 70 केजी किलोग्राम के व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। ये हो गई आपकी कंप्लीट। अब अगली हेडिंग डालेंगे रुधिर के घटक। लिखेंगे रुधिर के निम्न 2 घटक है। रुधिर के निम्न 2 घटक हैं। बेस मार के छोड़ देंगे और लिखेंगे पहला 1 नंबर। बहुत बेहतरीन टॉपिक है प्लाज्मा। प्लाज्मा ये भी हेडिंग ही एक तरह से डालिएगा, क्योंकि प्लाज्मा के अंतर्गत बहुत सी चीजें इंडिकेट की जाएगी। ठीक है, लिखिए यह रुधिर का लगभग, यह रुधिर का लगभग, यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। जिसमें 90 से 92% जल, जिसमें 90 से 92% जल तथा, अरे तथा लिखो, तथा 8 से 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक
तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसे रुधिर का निर्जीव भाग कहते हैं। इसे रुधिर का निर्जीव भाग कहते हैं। ध्यान में है। क्यों? क्योंकि इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, अर्थात इसमें रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती। इतना इंडिकेट कर दीजिए। थोड़ा इसमें अभी लाइन चेंज करके लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि ये जो कार्बनिक पदार्थ है और अकार्बनिक पदार्थ है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं या क्या क्या आता है। तो लाइन चेंज कीजिए और लिखिए पहले कार्बनिक पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ में प्रतिरक्षी ग्लूकोज भी बोलो, कार्बनिक पदार्थ, कोई दिक्कत नहीं है। एमिनो अम्ल, वसी अम्ल, हार्मोन एंजाइम, विटामिन प्रोटीन, विटामिन प्रोटीन। देखिए ये जो प्रोटीन आपने लिखा, इस प्रोटीन के अंतर्गत बहुत ढेर सारे कई प्रकार के प्रोटीन आते हैं। तो इस प्रोटीन शब्द को हम यहाँ फिर से पुनः ऊपर के लिखते हैं। तुम दोबारा नहीं लिखोगे, तुम लिख चुके हो। ब्रैकेट्स में इसके अंतर्गत लिखो, जैसे कौन कौन से प्रोटीन आते हैं उसको लिख लेंगे। जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्राम्बिन, और कौन से है? फाइब्रिनोजन, इसके अलावा हिपैरिन, ये कुछ आपके प्रोटीन्स हैं।
तो इसको ब्रैकेट्स क्लोज करने के बाद अब लिख दीजिए आदि पदार्थ आते हैं, आदि पदार्थ आते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग नहीं लिखेंगे। लिखेंगे। तो इस तरीके से ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंतर्गत एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन, साथ में हिपैरिन आदि पदार्थ आते हैं। अभी इनका काम अलग अलग है, ध्यान रखना। जैसे लाइन चेंज करके लिखे हैं हिपैरिन, जैसे हिपैरिन जो है शरीर के अंदर नहीं, हिपैरिन मानव रुधिर में, मानव रुधिर में, मानव रुधिर में प्रतिस्कंदक, प्रतिस्कंदक की भूमिका, निभाता है। नहीं, उसी में लिखो लाइन चेंज करके। प्रतिस्कंदक काम करता है जो रुधिर वाहिनियों में, रुधिर वाहिनियों में रुधिर को स्कंदन यानी जमने से रोकता है। स्कंदन यानी जमने से रोकता है। ठीक है, इसके विपरीत, इसके विपरीत हाँ प्रोथ्राम्बिन इसके विपरीत प्रोथ्राम्बिन व फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन चोट लगने पर, चोट लगने पर रुधिर स्कंदन में सहायक होता है। रुधिर स्कंदन में सहायक होता है। बस हाँ, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होता है, चोट लगने पर अगर आपको घाव लग जाता है तो बाहरी आघातों पर जो ब्लड निकलती है उससे उस ब्लड को वहां पे जमाने का काम करता है। जबकि ये हिपैरिन जो है ये शरीर के अंदर वाहिनियों में, रुधिर वाहिनियों में प्रतिस्कंदक का काम करता है। हाँ, जमने से रोकता है ये। और ये क्या करता है? जमाता है, स्कंदन करता है। कौन कौन? प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन। लेकिन हिपैरिन जो होता है जमने से रोकता है, ध्यान देना। वो शरीर के अंदर और ये शरीर के बाहर। जमने रोकता। पुनः एक लाइन चेंज करेंगे। ये कार्बनिक पदार्थ थे और कार्बनिक पदार्थ में एक प्रोटीन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन था। अब अकार्बनिक पदार्थ को इंडिकेट कर देते हैं, 2 लाइन केवल।
लाइन चेंज करके लिखेंगे, अकार्बनिक पदार्थों में, अकार्बनिक पदार्थों में, अकार्बनिक पदार्थों में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम फास्फेट, फास्फेट, बाइकार्बोनेट सल्फेट, बाइकार्बोनेट सल्फेट, क्लोराइड आदि, क्लोराइड। और इसी क्लोराइड के कारण आपका नमकीन होता है, ध्यान रखना, ब्लड आदि क्लोराइड, नमकीन जरा स्वाद का नमकीन नहीं होता। ठीक है, क्लोराइड आदि सम्मिलित होते हैं। चलिए, रुधिर के घटक के अंतर्गत आपने अभी यह कंप्लीट पहला पार्ट प्लाज्मा किया। अब हम चलते हैं इसके दूसरी पार्ट की तरफ, जिसको हम बोलेंगे दूसरा घटक या पार्ट है रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु। ठीक है, जिसके अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनको तीनों को पढ़ने वाले हैं। तो डालिए पहले इसका दूसरा पार्ट, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, या ब्रैकेट्स में लिख देंगे रुधिराणु। चलिए इसको हेडिंग डालिए तो, लिखिए ये रुधिर का लगभग 45% भाग बनाते हैं। ये रुधिर का लगभग 45% भाग बनाते हैं। ठीक है, अब इस बस इतना इसमें लिखिए। अब इसके बाद लिख दीजिए रुधिर कणिकाओं के प्रकार। रुधिर कणिकाओं, हाँ, कणिकाओं के प्रकार, ये भी हेडिंग डाल दीजिए, उसको उतना ही कंप्लीट कर दीजिए। लिखिए मानव में रुधिराणु निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। मानव में रुधिराणु निम्नलिखित 3 प्रकार के, निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। टेस्ट मार के यहां छोड़िए और पहला लिखिए। पहला लिखेंगे इसमें लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं।
या इसको साइंटिफिक रूप से एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। लिख दीजिए, या वैज्ञानिक नाम है इसका। एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोसाइट्स, या इंग्लिश के शॉर्ट कट में इसको RBC भी बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा इसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आरसीबी RBC, रेड ब्लड कार्बसेस। आरसीबी का हो जाएगा। ठीक है, रेड कार्बोसियस। लिखिए इसमें डैश मार के। तो मानव रुधिर में इनकी मात्रा, मानव रुधिर में इसकी मात्रा मानव रुधिर में इसकी मात्रा सबसे अधिक लगभग 45 से 55, सबसे अधिक लगभग 45 से 55 लाख, 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होती है। प्रति क्यूबिक मिमी होती है, प्रति क्यूबिक मिमी होती है। ये लाल रंग की केंद्रक रहित, ये लाल रंग की, चलिए हम ऊपर लिखते हैं, लिखेंगे ये लाल रंग की केंद्रक रहित, केंद्रक रहित यानी बिना केंद्रक वाला, केंद्रक रहित तथा उभयावतल, तथा उभयावतल कणिकाएं होती है, कणिकाएं होती है, उभयावतल कणिकाएं होती है। इनका लाल रंग, इनका लाल रंग इनमें उपस्थित इनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक, हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक, श्वसन वर्णक के कारण होता है। श्वसन वर्णक के कारण होता है। लाइन चेंज करके लिख देंगे, इसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का
इसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। प्रमुख कार्य परिवहन करना ऑक्सीजन का होता है। इनका जीवन काल पच्चीस लगभग 125 दिन 120 दिन। कल पढ़ाए अभी तो आज 125 हो रहा है। तो ये है, ये बोल दिया ना, ये बोल 120 दिन का होता है। चलो, ये हो गई आपकी आरबीसी पहला। अब दूसरा इसका पार्ट लिख लीजिए, श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसको हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स और इंग्लिश के शॉर्ट नेम से जानते हैं WBC। चलिए इसके विषय में लिखते हैं। ये लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी कणिकाओं से बड़ी संख्या में कम ब्रैकेट्स में आप दिखा दीजिए, लगभग 500 से 9500 प्रति क्यूबिक मिली केंद्रक युक्त यानी इसमें केंद्रक पाई जाती है, उसमें आरबीसी नहीं पाई जाती। अमीबाभ इसकी आकृति है, उसकी क्या थी? भैया बदल दी। इसकी अमीबा की तरह मतलब तथा रंगहीन, वो लाल होती थी लेकिन ये रंगहीन होती है। रंगहीन कणिकाएं होती है। कणिकाएं होती हैं। लाइन चेंज कर लिखेंगे। ये प्रतिरक्षा, इसका काम है, देख लीजिए कुछ मुख्य रूप से। ये प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण कर रोगों से रक्षा करती है। रोगों से रक्षा करती, यानी इसका काम है रोगों से लड़ना, रोगों से आपके शरीर की रक्षा करना। और उसका काम क्या था? आरबीसी का ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है ना? चलिए अब हम देखिए, ये तो इसके विषय में हो गया। थोड़ा सा और लिख लीजिए, एक लाइन। ये कहाँ होती है ये लोग? इनका जीवन काल इनका जीवन काल 1 से 2 दिन, ये दिखा रहा है, आप 3 दिन कह सकते हैं। 1 से 2 दिन तक होती है, बस
अब अगली हेडिंग डाल लीजिएगा आप। प्लेटलेट्स जैसे कहाँ होती है हम लोग को चोट लगता है तो लाल ही रंग निकलता है। नहीं चमड़ा स्किन के लिए तीसरी तीसरी नंबर आप डाल लीजिए, सी नंबर, यानी 3 नंबर। वैसे नंबरिंग करके आपको इंडिकेट किया गया है तो 3 नंबर डालिए, 3 हो नंबर। जाता है। रुधिर प्लेटलेट्स, जिसको प्लेटलेट्स करते हो, रुधिर प्लेटलेट्स। ये लिख लीजिए, लास्ट हेडिंग है इसका। वो साइड 15 अगस्त रुधिर प्लेटलेट्स हेडिंग डाल लीजिएगा। थ्रोम्बोसाइट्स अच्छा, इसको भी आप दूसरे नाम से भी बोलते हैं, क्या? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। सभी का धातु स्तनधारी प्राणी हमने कल ही बताया था ये सर बताएं। कि वे जीव जंतु या प्राणी, हाँ, जो बच्चा पैदा करते हो साथ ही दूध यानी दूध भी पिलाते हो, अर्थात उसमें स्तन पाई जाती है। गाय भैंस का बिल्ली। लिखिए, यह केवल स्तनधारी, ये केवल स्तनधारी अच्छा, स्तनधारी की जगह लिखिए स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती है, के रुधिर में पाई जाती है। मनुष्य के रुधिर में इनकी संख्या, हाँ, मनुष्य के रुधिर में इनकी संख्या, मनुष्य के रुधिर में इनकी संख्या 2 से 5 लाख, 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक नहीं होता तो 2 लाख से 5 लाख 2 से 5 और क्या लिखे हैं तुझे? 2 लाख। हाँ, तो और क्या है? वही चीज हुआ ना, 2 से 5 लाख, तो 2 अलग हो गया, 5 अलग हो जाएगा। प्रति क्यूबिक मिमी होती है। इनका जीवन काल 8 लीटर इनका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है, 7 से 10 दिन का होता है। बस इतना ही पड़ा है। अच्छा, ये केंद्रक रहित, इसमें भी केंद्रक नहीं पाई जाती, ध्यान देना। केंद्रक रहित गोल या अंडाकार होती है। चोट लगने पर रुधिर का थक्का, चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनने से जमने
में सहायक होती है। रुधिर का थक्का जमने में, रुधिर का थक्का जमने में सहायक होती है। होती 1 2 3 4 5 6 है। तो चलिए अभी आज यहां तक आपका यही कंप्लीट करते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे इसके आगे के हेडिंगों के साथ। आज के लिए इतना ही।